बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जैसे हमने आपको क्लिप्स दिखाए, उन्होंने एक FIA रिपोर्ट का जिक्र किया कि इलेक्ट्रिक अबराज ग्रुप की हवाले से क्योंकि जो मामलात रहे हैं और अबराज का जो एंट्री थी के इलेक्ट्रिक के अंदर और जिस तरह उसको हैंडल करती रही है, उस हवाले से FIA ने एक रिपोर्ट दी है। अब इम्प्रेशन ये दिया गया है या ये समझा हुकूमत की तरफ से तो नहीं, कम अज़ कम अपोजिशन ये समझ रही है कि ये FIA की रिपोर्ट इसी हुकूमत में आई, सामने आई और उसके अंदर जो लिखा गया है वो इमरान खान साहब के हवाले से भी लिखा गया है। ये रिपोर्ट के अंदर जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पेश की उसके अंदर ये पैराग्राफ एडेड है। दिलचस्प बात यह है कि आज इसकी बाज़गश्त कौमी असम्बली के अंदर भी हुई। कौमी असम्बली के अंदर जहाँ फैसल वाडा साहब अभी बात कर रहे हैं, बल्कि फैसल वाडा साहब ने तो आज हमारे मुल्क में काम शायद इतना नहीं होता जितने मनाजरों के चैलेंज हो जाते हैं आजकल। पहले बिलावल साहब की तरफ से दिया गया, फिर हुकूमत ने कहा जी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, बिलावल साहब ने कहा नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने आके एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने इसको रिस्पॉन्ड नहीं किया। आज फैसल वाडा साहब ने एक चैलेंज दे दिया कि जी इकनॉमिक टीम आ जाए, PMLN की 3 लोगों का उन्होंने जिक्र कर दिया, ये लोग आ जाए, हमारे 3 लोग होंगे और 60 शोज़ के अंदर प्राइम टाइम के अंदर बैठकर इस बात को डिसाइड कर लें कि किसने हुकूमत बेहतर चलाई है, किसने इकॉनमी का बेड़ा गर्क किया है और किसने इकॉनमी को दोबारा रिवाइव करने की कोशिश की है। तो काम कम हो रहा है, मनाजरों के चैलेंज ज़्यादा हो रहे हैं। अब अगर यही चलता रहा तो फिर मामला कहाँ जाके रुकेगा। लेकिन इस हवाले से बात ज़रूर होगी, फैक्चुअली बातें किसकी दुरुस्त हैं। क्या ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब गई तो उस वक्त जो हमारा टोटल डेट था, अब उसका अगर फिगर देखा जाए, जो हुकूमत भी बताती रही 24,000 अरब था, फिर प्राइम मिनिस्टर कहते रहे 30,000 अरब है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वो डेट इससे भी बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। खुर्रम दस्तगीर साहब और उमर अयूब साहब, इन दोनों के क्लिप्स आप देखिए, आपको ज़रा अंदाज़ा होगा कि डेट कहाँ जा रही है। क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि शायद ये हुकूमत तब्दीली ला रही है, बेहतरी की तरफ जा रही है, लेकिन डिसाइड कौन करेगा कि किसके फिगर्स दुरुस्त हैं, किसका क्लेम दुरुस्त है। जरा क्लिप्स देखिए फिर आगे चलते हैं। जब मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत छोड़ी थी, पाकिस्तान का सेंट्रल गवर्नमेंट डेट 24,212.1 अरब 31 मई 2020 को वफाकी हुकूमत का लिया गया कर्जा 34,489.2 अरब था। 1947 से लेके 2007 तक मजमूई कर्जा था 7,000 अरब रुपया। 2018 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म हुई, उस वक्त कर्जा था 30,000 अरब रुपया। ये नालायकी, नाअहली और माफिया नवाजी का कौन सा काला कुआं है जिसमें ये 10,277.1 अरब गए? 5,000 अरब आपका लिया हुआ कर्जा जो था वो मौजूदा हुकूमत ने 5,000 अरब उसमें वापिस कर दिया। अगर मुस्लिम लीग नून ने 10,600 के कर्जे लिए तो हमने ज़रबे अज़ब लड़ी, हमने रद्द फसाद लड़ी, हमने दियामीर बादशाह की 126 अरब रुपए की जमीन खरीदी, हमने 12,000 मेगावाट की बिजली लगाई, हमने 2,000 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइंस बिछाई, हमने खिची कनाल कंप्लीट किया, हमने लवारी टनल कंप्लीट की मुल्क के दूसरे हिस्से में। एक लंबी लिस्ट है प्रोजेक्ट्स की। एक्सपोर्ट ग्रोथ जीरो, आपके ट्विन नहीं आपके ट्रिपल डेफिसिट जा रहे थे जनाब स्पीकर, जिसको आके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जाके सहारा दिया। आपका करंट डेफिसिट जो है उसको कम किया। There is debt without development, there is government but there is no governance। ये इतना दिलचस्प है कि पिछले 2 साल से हम मेरे ख्याल में कुछ सैकड़ों दफ़ा ये इस तरह के इससे रिलेटेड क्लिप्स चला चुके हैं। अब यही बात सवाल आ जाता है कि फिर 2 साल के बाद भी क्या अभी भी ये फैसला होना बाकी है कि भाई दुरुस्त कौन है, कौन सच बोल रहा है, कौन द्रोहगोई कर रहा है, कौन एग्जैजरेट कर रहा है। अपने मेहमानों के पास चलते हैं। वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी के लिए जनाब रियाज फतेहाना साहब MNA हमारे साथ मौजूद है। फतेहाना साहब आपका बहुत शुक्रिया। अता तलर साहब डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, बहुत शुक्रिया अता साहब आपका। और जनाब बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब मरकज़ी रहनुमा भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, चेयरमैन के बहुत करीब समझे जाते हैं, कानूनदान भी हैं, कानून की भी बड़ी समझ है। मुर्तज़ा वहाब साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अब ज़रा थोड़ी सी बात इस हवाले से हो जाए आज कि दुरुस्त कौन है, गलत कौन है। अब फतेहाना साहब, ये कर्ज़ों की सर बात हो रही है, ये 2 साल के अंदर बहुत से मामलात बहुत दफ़ा डिस्कस हुए हैं। ज़रा लोगों की आसानी के लिए बता दें
मुस्लिम लीग नून कहती है 24 पे छोड़ा, आज वो कहते हैं 34,000 अरब कर्जा है, वो कहते हैं 10,000 अरब की आपकी नाअहली है जिसकी वजह से कर्जा बढ़ गया। ये 10,000 अरब किस चीज़ पे लगा है जब वो कहते हैं ना कोई मेगा प्रोजेक्ट लगा ना कुछ और हुआ? सर ज़रा बता देंगे। देखिए, इसमें से 5,000 अरब रुपए तो हमने वापस किया है पिछली हुकूमत का कर्जा, ठीक है जी, बाकी बचा 10-5 जी, वो जो रुपए की कीमत गिरी है और डॉलर की कीमत बढ़ी है, उससे कर्जा बढ़ गया। ज़बरदस्त। तीसरा ये कि जब इकॉनमी को हमने सहारा दिया है, एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ, इंपोर्ट में कमी आई, बजट डेफिसिट में कमी आई, तो जब इकॉनमी उठ रही थी, ऊपर से अनफॉर्चुनेटली कोविड-19 का अटैक हो गया पाकिस्तान पे, पूरी वर्ल्ड में, ठीक है, उससे जो 12-12 हज़ार रुपया लोगों के घरों में तकसीम हुआ है और 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदानों को उसमें भी पैसा इस्तेमाल हुआ। ठीक है जी। फिर इतना नाकस कमज़ोर वीक था हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का जी, कि सिर्फ 2 लेबॉर्ट्रीज़ थी यहाँ पे कोविड-19 के टेस्ट के लिए, उसको 129 तक बढ़ाया। ठीक है जी। और बेइंतहा साजो सामान हमने मुहैया किया अस्पतालों में, सूबाई हुकूमतों को भी सपोर्ट किया है। ठीक। इसके साथ सर ये तो और 3 भी महीने बहुत के सारी अंदर issues हुआ हैं ना, जिस पे मुल्क सर की सालमियत का इन्हिसार है। सर वो 5,000 अरब की तो समझ आ रही है, आपने कहा हमने पिछला लिया हुआ कर्जा वापस किया, ठीक, लेकिन जो बाकी हुआ है सर, ये 31 मई तक का फिक्र है, ये 34,000 वाला, यानी 10,000 जो बढ़ा है, 5,000 आपने वापस कर दिया। तो ये जो आप बता रहे हैं कि लैब्स बढ़ाई, 129 लैब की है, एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम के जरिए कैश डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये सब उसके बीच में आ रहा है जी? आप ये कह रहे हैं बाकी 5,000 इधर खर्च हो गया है? ये रुपए की कीमत गिरने से भी कर्जे में इजाफा हो गया ना। देखें ना, अगर सपोज ये रुपए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर डॉलर में काउंट करें तो वो कम हो जाएगा। अब जहाँ 105 का डॉलर था वह 168 पे डॉलर गया, उससे महसूस ही होता है कि ज़्यादा रुपए हमने कर्जा बाहर के लिए। अच्छा, अगर उसको हकीकी मानों में तजिया और गौर करें तो इतना कर्जा बढ़ा नहीं जितना समझा जा रहा है। अच्छा, डॉलर की कीमत बढ़ने से, क्योंकि इकॉनमी बड़ी कमज़ोर थी, ठीक हो गया, आज की तो डूबी हुई मिली, बड़ी मुश्किल से तो मुल्क की नैया आगे चला रहे हैं हम। ठीक सर, वो जारी बात है, मुस्लिम लीग नून ने तो डिफेंड ही करना है अपनी पोजीशन। मैं जरा तारिक साहब के पास भी हूँगा, लेकिन मैं मुर्तज़ा वहाब साहब से पूछ लेता हूँ सबसे पहले। मुर्तज़ा वहाब साहब, आप ये आखिरी हुकूमत वफाक के अंदर मुस्लिम लीग नून की थी, फतियाना साहब माशाल्लाह उन्होंने बताया 5,000 अरब के कर्जे वापस किए, बाकी 5,000 यहाँ लग गया है। आप भी यही कहते हैं, बिलावल साहब भी यही कह रहे थे, इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है, इसके कर्जे और बढ़ गए हैं। आप मुतमईन हैं फतियाना साहब की आर्गूमेंट से या उनके जवाब से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मुनीब, हक़ाइक़ कभी झूठ नहीं बोलते हैं। लोग बातों में तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ ब्लैक एंड वाइट होती है उसको मैं समझता हूँ कोई भी डिस्प्यूट नहीं कर सकता। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान उठा के देख लें तो मैं समझता हूँ जो लोग आज एक्सपोर्ट वहाँ पर लाने के दावे कर रहे हैं, अगर वो हक़ाइक़ को देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट को ये क्रेडिट चाहता है कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज़्यादा अगर एक्सपोर्ट कभी रही थी तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दौरे हुकूमत में थी। दैट मीन्स हमारी ट्रेड पॉलिसी ठीक थी, दैट मीन्स हमारा जो फॉरेन पॉलिसी थी दूसरे ममालिक के साथ इंगेज करने की, डील करने की, वो अच्छी थी। ये तमाम चीज़ें हक़ाइक़ पर मबनी है। सिमिलरली अगर आप लोन्स पर बात करते हैं तो ये चीज़ें भी आप देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौरे इक़्तिदार 2008 से 13 के आप अमाउंट को देख लीजिए, 13 से 18 जो नून लीग का है और 18 से 20 का जो ये दौर है, इसको आप देख सकते हैं। इसमें इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की अगर आप बात करेंगे उसमें आपको बड़ा वाज़ेह अल्फाज में पता चल जाएगा कि जो सबसे ज़्यादा कर्जा लिया गया है वो मौजूदा दौर में लिया गया है। और अगर आप माजी में जाते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर का अगर आप मवाजना करते हैं तो हमारे दौर में इतना ज़्यादा कर्जा जो है हुकूमत की जानिब से नहीं लिया गया था। तो मैं समझता हूँ इस मौजूदा हुकूमत का जो बुनियादी प्रॉब्लम है मुनीब साहब, वो ये है कि एवरीवन इज एन एक्सपर्ट। अब आज डिसल वाडा साहब जो फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली पर बात कर रहे थे, वो अगर मिनिस्टर ऑफ पावर बात करता तो ज़्यादा बेहतर होता। मिनिस्टर ऑफ वाटर का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी उनको फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली पर बात करने का शौक है। अनफॉर्चुनेटली इस मौजूदा हुकूमत का प्रॉब्लम ये है कि हर चीज़ के एक्सपर्ट हैं लेकिन काम करना इनको आता नहीं है। मैं समझता हूँ बातें करना इनका बुनियादी टारगेट है, हर चीज़ पर बातों पर फोकस करते हैं और काम करने पर ये बिलीव नहीं करते। और हक़ाइक़ पर जब कभी बात करेंगे, मैं समझता हूँ इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान कभी झूठ नहीं बोलेगा, उसमें कोई गलत बाजी में नहीं हुई, बल्कि अगर पाकिस्तान के नंबर्स में कभी गलत बयानी हुई
उसका क्रेडिट भी मौजूदा हुकूमत के ऊपर जाता है कि रिसेंटली इन्होंने खुद इस बात को कन्फेस किया कि उन्होंने नंबर्स को थोड़ा एग्जैजरेट कर दिया था जीडीपी के हवाले से। तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा इस हुकूमत को थोड़ा नज़रसानी करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। ये हार्ड फैक्ट है कि उन्होंने पिछले 2 सालों में रिकॉर्ड कर्जे लिए हैं। ये हार्ड फैक्ट है कि इन वजह से पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज है उस बुरी तरीके से मुतासिर हुआ। ये हार्ड फैक्ट, आज ये हर चीज़ का इल्ज़ाम कोविड पर डाल रहे हैं, बट कोविड मैं समझता हूँ इट हैज़ कम एज अ ब्लेसिंग फॉर देम। इनकी गलत पॉलिसीज की वजह से मैं समझता हूँ पिछले 2 सालों में जो तबाही इस मौजूदा हुकूमत ने की है उसका खमियाजा हम सब भुगत रहे हैं और आइंदा आने वाले जो वक्त है उस और भुगतेंगे। ठीक। अच्छा मुर्तज़ा साहब मेरे साथ रहिएगा। तारड़ साहब, ये आर्गुमेंट अपनी जगह ठीक है, इसके अंदर वजन भी हो सकता है। हुकूमत दे रही है 5,000 अरब के कर्जे उन्होंने वापस किए हैं। कोई 10,000 अरब को अगर स्टैंडर्ड पीटीआई का रखा जाए तो 10,000 अरब इन्होंने को करप्शन तो नहीं 10,000 अरब की हो गई होगी इन 2 सालों के अंदर, किसी ना किसी जगह तो खर्च हुए होंगे। भी फतियाना साहब ने ब्रेक डाउन दे दिया है। आपको क्यों लगता है कि ये सिर्फ इनकॉम्पिटेंस है इसकी, इस हुकूमत की, जिसकी वजह से ये मामला ख़राब हुआ है? अल्लाह का शुक्र है मुनीब साहब, मैं उन लोगों में शामिल नहीं हूँ जिसने वो 2 नफल वजीर आजम के कहने पे शुक्राने के पढ़ नहीं लिए कि वो समुंदर में से गैस निकल आई है और हम खुद कफील होने जा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है। हालांकि उन्होंने कहा था कौम से अपील की थी कि 2 नफल पढ़ लें, और मेरे कान में पता नहीं अली जैदी होंगे कौन होंगे, ये जो टोला इनके इर्द गिर्द है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू फतियाना साहब ग्राउंड लेवल के पॉलिटिशियन हैं और स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आगाज की इनकी बड़ी इज्जत है, बड़ी कदर है। मगर ये जो हादसाती सियासतदान है ना, जो इस हल्ले में निकला है इस दफा 2018 के इलेक्शन के हल्ले में, जो कभी कहते हैं कितनी नौकरियां आने वाली हैं कि बंदे थोड़ जाएंगे, नौकरियां ज्यादा होंगी, जो कहते हैं समंदर में से गैस निकल आई और इतनी गैस है कि संभाली नहीं जाएगी, जो कहते हैं कि 200 अरब रुपया हम बाहर मालियाती इदारों के मुंह पे जाके मारेंगे। तो ये जो टोला है, पता नहीं आप इनको सीरियसली क्यों लेते हैं। ये तो बकायदा आजकल इन पे जो मीम्स और जो कॉमेडी इन पे वो जो स्टोरीज लिखी जा रही हैं, मैं तो महसूस होता हूं। हालांकि हालात रोने के हैं, मगर फिर फेडरल मिनिस्टर है, मैं कैसे सीरियसली ना लूं। अगर फैसल वाडा साहब आके आमिर मीर साहब के प्रोग्राम में कहते हैं कि नौकरियों की बारिश होगी, तो मैं कैसे सीरियसली ना लूं। सर वो उन्होंने जो बात की ना नौकरियों की बारिश की, तो वो 1 करोड़ 20 लाख अफराद बेरोजगार हो गए। तो मेरा ख्याल है कोई प्रॉब्लम है, जो ये बात करते हैं उसके उलट हो जाता है। तो ये बातें देखें ना, अगर गैस निकल आती और बाहर से लोग नौकरी लेने आ रहे होते और ये 200 अरब रुपया मालियाती इदारों के मुंह पे मारा जा रहा होता, तो ये देखिए ये तो नौटंकी है। ये तो नौसरबाजों का एक टोला है जो अच्छी एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं। और मुझे लग रहा है आजकल बकायदा जो आपके एंटरटेनमेंट शोज है उनकी रेटिंग नीचे चली गई है। ये जब आते हैं इनकी रेटिंग बढ़ गई है, आप देख नहीं रहे। और वो जोशे खिताबत में और चीजें बोलते जा रहे हैं। मैं अब इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की तरफ आऊंगा। वो डॉक्यूमेंट मैं पिछले 1.5 महीने से, मेरा ख्याल है इतना मैंने पढ़ा है, इतना उसको जांचा है, इतना परखा है कि मैं आपको इस वक्त टोटल फिगर्स बता सकता हूं। ये हुकूमत पाकिस्तान ने पब्लिश किया है, ये हमारी हुकूमत ने पब्लिश नहीं किया। एक है टोटल डेट और एक है डेट एंड लाइबिलिटीज। ठीक है जी मुनीब साहब, जो टोटल डेट एंड लाइबिलिटीज मिला के बनती हैं, जब हमने हुकूमत छोड़ी तो वो 29,800 अरब रुपया है। इसको राउंड करके 30,000 अरब आप कर ले पूरे 5 साल का। ठीक है जी, ठीक है जी। ये इस और हमने कुछ 10,000 अरब कर्जा लिया जो पीपल्स पार्टी छोड़ के गई थी, उसमें 10,000 का इजाफा हुआ और ये आ गया राउंड फिगर 30,000 अरब। ठीक। अब जो मार्च 2020 तक इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान की इशाअत वाला जो ये डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर मार्च 2020 में 42,000 अरब इनकी टोटल डेट एंड लायबिलिटीज हैं। तो यानी हमने अगर और ये इनका अपना डॉक्यूमेंट है, ये मैं नहीं कह रहा है, मेरे पास कॉपी है, मैं आपको भी भेज दूंगा, सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है, मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। अगर इस डॉक्यूमेंट की आप जाएं तरफ, तो इसमें सबसे पहले जीडीपी का राज आश्कार हुआ कि जो जीडीपी के हवाले से पिछले 1 साल कहा जा रहा था कि 3% है, वो हफीज पाशा साहब की बात ठीक निकली कि वो 1.9% थी और प्री कोविड वो -4% पे आ गई थी। ये फैक्ट स्टैब्लिश हो गया। ये हफीज शेख साहब ने इसको ओन किया इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की रिलीज वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अच्छा जी। अब जो 42,000 अरब का कर्जा है, वो देखें, वो तो अब इसमें कोई शक नहीं है। हमने तो चले आप हमारे से बासपुर्स करें, मैं आपको 12,000 मेगावाट बिजली गिनाऊंगा। 72 सालों में 16,000 मेगावाट बिजली, हमारे 5 साल में अल्लाह ताला के फजलो करम से 12,000 मेगावाट बिजली। वो प्रोजेक्ट्स आप गिनना शुरू कर दें। आज आप लाहौर से कराची तक के सफर करें तो जिस मोटरवे पे आप सफर करेंगे, वो बड़ी डिटेल में खुर्रम दस्तगीर खान साहब ने बताया। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बता दें
अब पीटीआई ने अनाउंस कर दिया है कि जी या उनका चैलेंज आ गया है कि जी मनाजरा कर लें, तो मैं मुर्तज़ा वहाब साहब को भी कहूँगा, आपको भी कहूँगा, आप दे दें, पीपल्स पार्टी भी आके उस मनाजरे का हिस्सा बने, आप भी अपने लोगों को कर दें। कोई हर्ज नहीं है, मगर देखें ना, हमारे साथ बिठाएं लोग जो जरा सीरियस माइंडेड लोग हों। आपने अगर हफीज शेख साहब, सर हमाद अजहर साहब, असद उमर साहब, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं एक और बात यहाँ पे करना चाहता हूँ कि देखें, जो डेट और लायबिलिटीज की ये बात करते हैं, तो फतियाना साहब मोहतरम फरमा रहे थे कि ये देखें वो वीट प्रोक्योरमेंट और वो एहसास प्रोग्राम, देखिए वो तो बजटेड फिगर्स हैं, वो तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में ऑलरेडी बजटेड फिगर्स थे उस साल के। उसके बाद देखिए हमें कहा जाता था कि ये जी बड़ा एहसान करते हैं अगर ये गिनाते हैं कि हमने फंड कहाँ लगाया, ये सरकारी फंड है, ये टैक्स पेयर्स मनी है। तो बात ये है कि जो आपने एहसास प्रोग्राम गिनाया है वो बजटेड है, वो तो हर साल लगता है। जो वीट प्रोक्योरमेंट है 180 अरब की, वो हर साल होती है। बाकी जितने आपके अखराजात हैं वो तो हर साल होते हैं। ये कोई पहली हुकूमत तो नहीं जो अखराजात कर रही है। अच्छा। हमने तो वो अखराजात भी किए और हमने ओवर एंड अबव बिजली भी लगाई, मोटरवेज भी बनाई, हमने तो बड़े शॉर्टफॉल्स पूरे किए हैं। और हमने कोई गैस निकालने का दावा नहीं किया था, वो पता नहीं कब निकलेगी। जिन लोगों ने नफल पड़े हैं उनको मेरा ख्याल है। अच्छा, जरा फतियाना साहब से मैं पूछूं। फतियाना साहब, बात यह है, वैसे तो मैं गरीब आदमी हूँ, जब इतने एक तो अरब समझ में नहीं आते, ऊपर जब इतने हज़ार अरब होते हैं तो वैसे ही ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। लेकिन चले मैं हिम्मत करके फिर भी आपसे पूछ लेता हूँ सर, ये जो अब जरा कुछ थोड़ी समझ आ रही है डेट प्लस लायबिलिटीज, वो आपकी बकौल तारड़ साहब के वो 42,000 अरब पे पहुंच गई है। ये तो सर बड़ी परेशान कौन बात है फतियाना साहब। ये तो सर जितना बड़ा मसला लोकस्ट है, जितना बड़ा मसला कोविड है, ये तो डेट भी इतना बड़ा मसला लग रहा है फतियाना साहब। मुनीफ फारूक साहब, दिलचस्प बात यह है कि अताउल्लाह तारड़ साहब और मुर्तज़ा वहाब साहब दोनों मेरे बरखुरदार हैं। दोनों के साथ मेरे बहुत क्लोज़ फैमिली रिलेशंस हैं और बड़े एहतराम का रिश्ता है। और मुझे खुशी है कि दोनों बच्चे जो हैं, नौजवान जो हैं, अपनी अपनी पार्टी में अच्छे दानिश्वर हैं और अच्छी सोच रखते हैं। अच्छा, गुजारिश ये है कि अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग भी हमारे साथ नफल पढ़ने में शामिल हो जाती तो शायद गैस निकल ही आती। तो दूसरी बात ये है और प्रोग्राम में नियत कर गुजारिश ये है कि दूसरी गुजारिश ये है कि इनके अदवार में जो कर्जे लिए गए ना, वो सारे मोस्टली तितर बितर हो गए, पता नहीं चला कहाँ खर्च हुए। और अब हालत ये थी कि इनको कोई दूसरे मुल्क के बैंक कर्जा देने को तैयार ही नहीं थे, ये मिन्नतें करते थे कर्जे दें। और मौजूदा हुकूमत को अगर फौरी कर्जा हर शख्स देने को तैयार है, इसकी क्रेडिबिलिटी है। ठीक है जी। सब बैनुल-अक़वामी डोनर इदारे और फिनंशियल इंस्टीट्यूशन जानते हैं जी जी कि ये पहली हुकूमत आई है इतने अरसे के बाद कि ये इसमें जो भी पैसा दिया जाएगा मुनासिब और प्रॉपर जगह पे खर्च होगा। इस वजह से क्रेडिबिलिटी ज़्यादा होने की बिना पे आज तमाम सर पीएमएलएन को भी तो कर्जे मिले थे। इनको कौन सा कोई दुनिया फिरनी पड़ी है, इनको भी कर्जे मिल गए थे सर। जी, एक फ़र्क और भी है, इनके ना हाई मार्कअप पे कर्जे थे, हार्ड ज़्यादा लोन थे। अच्छा, हमारे सॉफ्ट लोन है। मोस्टली हमारे जो कर्जे हमने लिए हैं, जी जी, हमने बल्कि कई दिलचस्प बात यह है कि हमने सस्ता कर्जा लेकर इनके महंगे कर्जे वापस किए हैं। अच्छा, और इनके तो 3% 4% पे इनके कर्जे थे और हमारे 0.5% पे हैं, मैक्सिमम 1% पे हैं। एक ये भी फ़र्क है कर्ज़ों का। तो हम सस्ते कर्जे लेकर भारी कर्जे, भारी सूद वाले वापस कर रहे हैं। एक स्ट्रेटेजी है हमारी, ठीक है, और बड़ी कामयाब स्ट्रेटेजी है। वेरी गुड। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त हमें सबको लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। आज अपोजिशन जिस तरीके से गवर्नमेंट को चलने नहीं दे रही, इसको परेशान कर रही है, इस पर इल्ज़ाम तराशी कर रही है, तो बेहतर होता कि कोविड-19 जो हालत जंग में पाकिस्तान है, इसमें अपोजिशन को हुकूमत के साथ मिलकर इस बीमारी का मुकाबला करना चाहिए। वैसे वो मौका ही नहीं है लड़ाई झगड़े का। सर वो आपके साथ मिलने को आप कहते हैं साथ मिले, जब वो साथ मिलने की बात करते हैं तो आप कहते हैं एनआरओ मांग रहे हैं और इनका बस एक ही काम है। जरा इस पर भी थोड़ी रोशनी डलनी चाहिए। एक मैं मुख्तसर सा ब्रेक ले रहा हूँ, मेरे तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, वापस आते रही जरा इस पर। और एहसन इकबाल साहब ने नैब में कंप्लेंट फाइल कर दी, जमा करा दी इमरान खान साहब के खिलाफ, और कहा गया कि इमरान खान साहब करप्शन की छतरी बन चुके हैं। पता नहीं इस मुल्क में असल करप्शन की छतरी कौन बनता रहा है और है, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिए।
अब फतियाना साहब आपसे पूछना बनता है सबसे पहले सर, ये करप्शन की छतरी क्यों इमरान खान साहब को कहा जा रहा है ऑपोजिशन की तरफ से? देखिए उनके पास बड़े वाजे, वो कहते हैं चीनी का बहरान हुआ, कमीशन रिपोर्ट आई, जो असल जिम्मेदार है जहांगीर तरीन साहब का आप कहते हैं वो बाहर चले गए, बाकी जो जिन्होंने गलत फैसले लिए वो अभी भी काबीना के अंदर है, इमरान खान साहब के क्लोज है, उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ, आटे का मसला अपना है, पेट्रोल का एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के मसाइल हैं, वहां कोई एक्शन होता हुआ नजर नहीं आ रहा फतियाना साहब, और करप्शन की छतरी करार दिया जा रहा है आपको। अब ये जो अबराज वाला है इसके ऊपर भी मैं आऊंगा, इस पर खैर पीपल्स पार्टी से भी सवाल पूछना बनता है, लेकिन बहुत से मामलात हैं जो कि अब डायरेक्टली टारगेट हो रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर टारगेट हो रहे हैं या आपकी हुकूमत टारगेट हो रही है। देखें एहसन इकबाल साहब हमारे दोस्त हैं, आखिर अपोजिशन ने कुछ तो करना है ना। अच्छा, अब उन्हें कुछ चीज़ नज़र तो आ नहीं रही, कोई कंक्रीट इल्ज़ाम नहीं है, कोई ख़ास ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा, कोई एविडेंस नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। सर ये कह देना कि वो छतरी है करप्शन की, तो ये लिफाजी तो है, ज़ाहिर है उनको हक़ है कि वो लिफाजी इस्तेमाल करें, लेकिन कौम की आंखों में लंबा अरसा धूल झोंकी नहीं जा सकती। अच्छा, अवाम समझते हैं, कौम समझती है कि इस मुल्क में कौन महबे वतन है और कौन किस तरीके से काम कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत जो है ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती है और आवाम की, ऐसे फरिश्ता सख्त इंसान पाकिस्तान में आज इक़्तिदार में है जिसकी बिना पर मुल्क आगे की तरफ बढ़ रहा है और मुल्क का इमेज दुनिया भर में बहुत बेहतर हुआ है। फरिश्ता सिफ्त पे शायद हंस रहे हैं। नहीं तो वो बरकतदार है हमारे मुर्तज़ा साहब, मैं क्या कह सकता हूँ। तो वो इसलिए कह रहे हैं कि असल में ना दोनों भाई, मैं तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं दोनों, हमारे बेटे हैं दोनों। अच्छा जी। लेकिन गुजारिश ये है कि मेरा ख्याल है ये वक्ती लड़ाई करने का नहीं है ना इल्ज़ाम तराशी का है। इन्हें तो चाहिए कि आराम से अपनी अपनी सूबाई हुकूमतों को सिंध में ठीक करें, वो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को ठीक करें। अभी इलेक्शन आ रहा है गिलगित बल्तिस्तान में, उसके रिज़ल्ट से भी अंदाज़ा हो जाएगा कौन कितने पानी में है। देखें ना किसी की मकबूलियत जांचने का तरीका क्या है, इलेक्शन है ना, इलेक्शन के नतायज आपके सामने हैं, फ्यूचर के रिजल्ट भी सामने हैं। ठीक सर, मेरा ख्याल है कि आवाम तो बड़ी मुतमिन है। वेरी गुड, तो ठीक हो गया। नहीं बाकी जाने सर, न जाने गोली न जाने बाग तो सारा जाने। बाकी मुर्तज़ा आप साहब बाग तो सारा जाने और सर फरिश्ता सिर्फ की आदत है जिसके अंदर कीड़े निकालते रहते हैं आप लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके, को ख्याल करें मुर्तज़ा आप साहब। मुनीब साहब मैं समझता हूँ कि अब हमें इस चीज़ से बाहर निकल आना चाहिए कि कौन फरिश्ता सिफ्त है, कौन हैंडसम है, कौन तस्बीह पढ़ता है, कौन नमाज पढ़ता है। मैं समझता हूँ इंसानी खिदमत से बढ़कर कुछ नहीं होता। और पिछले 22-23 माह में आप देख सकते हैं कि खान साहब ने जो हाल किया इस कौम का वो सबके सामने है। फतियाना साहब मेरे बड़े हैं, मेरी वालदा के कॉलीग रहे, मैं बड़े एहतराम के साथ कहना चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि काश उस नफल में नून लीग और पीपल्स पार्टी हमारे साथ हो जाती तो शायद तेल निकल आता। हम आप उस नफल में आपके साथ इसलिए नहीं थे क्योंकि आपकी नीयत तो है ज़मीन से तेल निकालने की, समंदर से तेल निकालने की नहीं थी, आवाम का तेल निकालने की। और तो आपने कहा कि जी खान साहब फरिश्ता सिफ्त हैं, आप उनके खिलाफ करप्शन की बात नहीं करनी चाहिए। देखिए शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट तो खान साहब ने बनाई थी ना, जी जी, वो शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट उठा के देख लीजिए। वाजिद जिया साहब ने उस रिपोर्ट में बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि शुगर की, चीनी की कीमतों में बढ़ने की एक वजह शुगर को एक्सपोर्ट करने का फैसला था। वो शुगर को एक्सपोर्ट करने का फैसला किसने किया? हुकूमत पाकिस्तान ने। हुकूमत पाकिस्तान किया है वफाकी काबीना। वफाकी काबीना को हेड कौन करता है? वजीर आजम इमरान खान साहब करते हैं। अच्छा, वफाकी हुकूमत ने किसके कहने पर एक्सपोर्ट करने का फैसला किया? कॉमर्स मिनिस्ट्री के कहने पर मंजूरी दी। कॉमर्स मिनिस्ट्री को हेड कौन करते हैं? इमरान खान साहब खुद करते हैं। उसमें कॉमर्स मिनिस्ट्री की समरी लगी हुई है शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट में, जो कहती है कि दिस इज इशूड विद द अप्रूवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। आप मुझे बताएं कि इतना बड़ा डाका पाकिस्तानी कौम के ऊपर डाला गया, इतनी बड़ी बड़ी बातें आप तर्जुमानों ने आके की, मुझे बताइए अभी तक क्या कार्रवाई हुई? क्या वजीर आजम पाकिस्तान को एक बार भी समन किया? क्या नैब ने उसको नोटिस लिया? क्या चेयरमैन नैब ने उनको बुलाया कि जी आइए जवाब दीजिए कि जो डाका डाला है आपने अवाम की जेबों पे, उसका कौन खमियाजा भुगतेगा? अभी मुनीब आपने अद्वियात स्कैंडल की बात की थी, पहला स्कैंडल था जब ये हुकूमत नहीं आई थी, बड़ी बड़ी बात। आप मुझे बताइए कोई एक्शन हुआ, खिलाफ कार्रवाई हुई?
कोई रेफरेंस फाइल हुआ ना आपका? गंदुम का स्कैंडल आपके सामने, एक स्कैंडल आ चुका है, एक स्कैंडल आने वाला है। अभी मैं पेशन गोई कर दूं, एक और स्कैंडल आने वाला है इस मौजूदा हुकूमत की गलत पॉलिसीज की वजह से। हम वाहिद बदनसीब मुल्क है जहां पर हुकूमत तेल के निर्ख तय करती है। दुनिया भर में बहुत बॉटम पे थे तेल के निर्ख, ये हुकूमत तय करती है कि जी निर्खों को कम कर दिया जाए, लेकिन ये वाहिद बदनसीब कौम है कि उस कम रेट पर हमको तेल नहीं मिला। आखिर में इस हुकूमत जो क्लेम करती है कि माफिया के सामने लड़ाई करेगी, इस हुकूमत को उस माफिया के सामने घुटने टेकना पड़े। और आपने देखा कि रात के अंधेरे में किस तरीके से फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ओगरा रेट बढ़ा, आप खुद कानून के तालिब इल्म हैं, ये डोमेन ओगरा, लेकिन वो काम किसने, वो डिस्क्रेशन किसने इख्तियार किया? वो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने किया। ये उसका काम नहीं था। ये किसको फैसिलिटेट कर रहे थे, किसको फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे? मैं समझता हूँ चीजों से बाहर निकल जाना चाहिए कि कौन फरिश्ता है कौन नहीं, इसका फैसला मेरा रब करेगा, अल्लाह सुब्हाना ताला करेगा। अभी फैसला ये करना है कि कौम की खिदमत कर रहा है, खिदमत कौन कर रहा है। ठीक ठीक, अच्छा सर, होल्ड ऑन टू दिस पॉइंट। तारड़ साहब, ये फतियाना साहब बड़े मोहतरम हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो आपको भी कह रहे हैं, मुर्तज़ा वहाब साहब को भी उन्होंने यही नसीहत की है कि भाई अपनी हुकूमतें दुरुस्त करें, या कम से कम आपके हिस्से में तो इस दफ़ा हुकूमत कोई नहीं आई, कम से कम आपको वो यही कह रहे हैं कि अपनी नीयत दुरुस्त कर लें। आप खाली कीड़े निकालते हैं हुकूमत के अंदर। इमरान खान साहब की क़यादत में एक फ़रिश्ता सिर्फ इंसान इस पाकिस्तान को मिला है बहसीयत वज़ीर आज़म, तो आप इसको हज़म कर लें। वो मुनीब साहब एक मीर तकी मीर का शेर है कि मियाँ साहब तुम फरिश्ता हो तो हो, आदमी होना तो मुश्किल है मियाँ। तो फरिश्ते अब मुझे पता नहीं, इंसान ही बन जाएं तो मुझे लगता है कि बहुत सारे मामलात दुरुस्त हो जाएंगे। मगर यहाँ पे देखने में आता है कि इंसानियत भी जो है वो ख़त्म होती जा रही है। देखिए, सियासत में इंसानी अक़दार होते थे, एक दूसरे की खुशी गमी का एहसास होता था। मेरी और मुर्तज़ा वहाब साहब की पार्टी ने 90 की दहाई बड़ी तल्ख गुजारी है। हमने सबक सीखा है, हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन की, और हम एक दूसरे के गम में भी शरीक होते हैं, और जो एक इंसानी अक़दार हैं उनको नहीं छोड़ते। और 2013 के इलेक्शन के बाद भी आपने देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब बनी गाला भी तशरीफ लेके गए। कैंपेन के दौरान जब इमरान खान साहब कंटेनर से गिरे, मैं इसी दफ्तर में जहां बैठ के मैं शो कर रहा हूं, मैं मौजूद था। मैं मियां नवाज शरीफ साहब और मियां शहबाज शरीफ के साथ सीधा शौकत खानम अस्पताल गया, उनकी तीमारदारी करने के लिए वो तशरीफ ले गए। मिसाके मईशत की बात हमने तब की जब हालात बिगड़े नहीं थे। तो ये जो है बात कि जी ऑपोजिशन जो है वो सिर्फ तनकीद करती है, हम तो बैठने को भी तैयार थे, मगर एक शख्स की अना जो है वो उसकी तस्कीन इस बात से होती है कि तमाम तर ऑपोजिशन को बंद कर दिया जाए, जेलों में डाल दिया जाए, और हमारे पे मुकदमात क्या हैं? यानी मुझे बताया जाए ना कि मियां शहबाज शरीफ या मियां नवाज शरीफ की जात पे फलाने प्रोजेक्ट में ठेके में कोई गबन का इल्जाम है, कोई टेंडर में उन्होंने कोई किकबैक कमीशन दिया है। उसमें तारड़ साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, वो एक और डिबेट शुरू हो जाती है कि वो इल्जाम कितने दुरुस्त हैं, उनमें वजन है नहीं है। इसका कंपैरिजन कर रहा हूं ना मैं, इसका कंपैरिजन इस बात से कर रहा हूं कि हमारे पे तो चले असासों के इल्जाम लग गए, मगर हमने आटा नायाब नहीं किया, आटे पे डाका नहीं डाला, चीनी पे डाका नहीं डाला, पेट्रोल पे डाका नहीं डाला, बिजली पे डाका नहीं डाला। ये तो देखे ना, ये तो पब्लिक यूटिलिटीज हैं। यानी यूटिलिटी बिल जलाने वाले लोग, दूध और शहद की नहरें बहाने का दावा करने वाले लोग, 7 साल से केपीके पे हुकूमत करने वाले लोग, जिन्होंने, मतलब मुझे तो लगता है कि 7 साल से इनकी हुकूमत ही नहीं है। एहतसाब कमीशन वहां पे बंद है। बीआरटी की जो कॉस्ट एस्केलेशन है वो इस साल भी इन्होंने 2 अरब रखा है। वो बीआरटी एक तारीखी चीज है ना, वो तारीखी तौर पे बहुत जबरदस्त बनेगी, इसीलिए उसमें टाइम लग रहा है। जी बिल्कुल, उधर कोई मुझे तो लगता है आजकल गर्मियों के दिन है, पानी छोड़ के कोई स्विमिंग पूल ही बना दे वहां पे, खड्डे इतने हैं वहां पे। आपका मशवरा जो है वो फतियाना साहब के थ्रू आएगा। जी मुर्तज़ा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं एक जरा सिर्फ बात करना चाहूंगा। ये तारड़ साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है सियासी इक़्तिदार की, है ना। यही फर्क है कि अभी रियाज फतियाना साहब बैठे हुए पुराने सियासतदान हैं, सीनियर हैं, पार्लियामान को देखा है। तो अभी हमने गुफ्तगू की तो एक मुहज़्ज़ब अंदाज में, शाइस्ता अंदाज में बात हो रही है। वो हमें तनकीद का निशाना बना रहे, हम उन्हें तनकीद का निशाना बना रहे, लेकिन हमने शाइस्तगी को साइड में नहीं किया। अभी अगर कोई पीटीआई का ऐसे बंदा बैठा होता तो यकीन जाने प्रोग्राम का जो माहौल था वो डिफरेंट हो चुका होता। और मैं समझता हूँ ये अता साहब इम्पोर्टेंट बात की है कि हमें ये सियासी इक़्तिदार को प्रमोट करने की ज़रूरत है, हमें मुहज़्ज़ब अंदाज से बात करने की ज़रूरत है, हमें ग्रेस दिखाने की ज़रूरत है। और यकीन जाने अगर पीटीआई ग्रेस दिखाएगी, पीपल्स पार्टी पीएमएलएन भी ग्रेस दिखाएगी। लेकिन अगर वो बार बार
तरक्की करेंगे, बार बार गलत बयानी करेंगे, इल्जाम तराशी करेंगे तो फिर हमें जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं जरा फतियाना साहब की तरफ से मैसेज है। फतियाना साहब जरा अपने वुज़रा, वफाकी वुज़रा हैं, उनको कहने जरा शाइस्तगी से बात किया करें। ये चोर फलाना डकैत, ये ज़बान जो है या फलाना हराम खा के बड़ा हुआ है या ये करके, ये कोई तरीका तो नहीं हुआ बात करने का। फतियाना साहब। मुनीफ फ़ारूक साहब, आज असम्बली में प्राइवेट मेंबर डे था और दोनों तरफ से इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला शुरू हो गया। तब मैंने इंटरप्ट किया, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे डिप्टी स्पीकर से गुजारिश की कि पार्लिमानी रवायात हैं कि आज प्राइवेट मेंबर डे पर सिर्फ एजेंडा पर बात की जाए। 101 आइटम्स हैं, एक पे बात नहीं हुई अभी तक। ओहो, अच्छा। उनकी मेहरबानी, मेरी मदाखलत पे ये मामला रुका और फिर हम दोबारा वापस एजेंडा पे आए। अनफॉर्चुनेटली दोनों तरफ, मैं नहीं कहता उनकी तरफ, अपोजिशन में भी और हमारी तरफ भी कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद फर्स्ट टाइमर हैं असम्बली में, और वो जो पार्लिमानी प्रैक्टिस और पार्लिमानी रवायात हैं उनसे पूरी आगाही नहीं रखते। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि आप तनकीद भी करें लेकिन शाइस्तगी के दायरा में रहते हुए, और एहतराम का रिश्ता भी रहना चाहिए। तो हुकूमत और अपोजिशन दोनों जमहूरियत के दो पहिए हैं। बिल्कुल सही। इसके लिए बिल्कुल मैं ज़ाती तौर पर इतदाल पसंद सोच रखता हूँ। बिल्कुल ठीक। और मैं तो लड़ाई झगड़े के हक़ में बिल्कुल नहीं होता और रिस्पेक्ट के तहत रहना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है वक्त के साथ साथ हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम पाकिस्तान की सियासत में जो रवादारी उम्मीद की जा सकती है। बहुत शुक्रिया मुराद साहब आपका, फतियाना साहब, तारड़ साहब आपका। आज का प्रोग्राम इस सेगमेंट के अंदर हमने जो गुफ्तगू की, एतराज़ात हैं अपोजिशन के, फतियाना साहब के सामने हमने रखे। फतियाना साहब का अपना आर्गूमेंट है कि क़यादत बहुत अच्छी है, वक्त चाहिए, बहुत से मसाइल ऐसे हैं जिनको वक्त ही शायद दुरुस्त कर सकता है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। कराची के अवाम को और बहुत से मसाइल हैं, लेकिन एक मसला जो उनके सामने खड़ा हो गया है वो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, और वो ये है कि केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने एहतजाजन गुज़िश्ता रोज़ 2 घंटे की अलामती हड़ताल की, आज 3 घंटे की अलामती हड़ताल की। इंटरनेट बंद हुआ, कुछ इलाकों में केबल बंद हुई। ज़ाहिरी बात है, लोग सफ़र करते हैं, ऐसे माहौल में लोग उस वक्त प्राइम टाइम के अंदर अपना फेवरेट प्रोग्राम देखना चाहते हैं, अपने फेवरेट चैनल को देखना चाहते हैं। तो क्या मसला है के इलेक्ट्रिक के साथ केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन का? खालिद रईस साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, बस साथ रहिएगा। कराची के अवाम को जहाँ बहुत बड़े बड़े मसले देखने को मिलते हैं, आजकल बिजली का मसला है, गैर अलानिया लोड शेडिंग हो रही है, वहाँ पर एक मसला जो कि एंटरटेनमेंट के हवाले से है, वो टेलीविज़न देखने के हवाले से, वो है कि अब एक तनाज़ा है जो कि के इलेक्ट्रिक और केबल ऑपरेटर्स के दरमियान मौजूद है। के इलेक्ट्रिक का अपना मौक़िफ़ है, केबल ऑपरेटर्स का अपना मौक़िफ़ है। केबल ऑपरेटर्स अब ये समझते हैं कि के इलेक्ट्रिक की तरफ से जो रवैया है वो बहुत ही नामुनासिब है, और एहतजाजन उन्होंने गुज़श्ता रोज़ तकरीबन 2 घंटे की हड़ताल की, अलामती हड़ताल थी, जिसमें केबल नेटवर्क नहीं था और इंटरनेट की फैसिलिटी भी इलाकों में नहीं थी। आज ये तकरीबन 3 घंटे तक ये दौरानिया जारी रहा। तो सवाल ये है कि इन दोनों के मौक़िफ़ में दुरुस्त कौन है, और इसका असल हल या मसले का असल हल किसके पास है? क्या केबल ऑपरेटर्स की मुकम्मल बात मान ली जाए तो वो दुरुस्त है, या के इलेक्ट्रिक का जो आर्गूमेंट है वो दुरुस्त है? मेरे साथ इस वक्त स्काइप पे ही मौजूद हैं चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन जनाब खालिद अराई साहब। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैंने कोशिश की थी कि मैं के इलेक्ट्रिक से भी जो उनके स्पोक्स पर्सन है उनको लूँ प्रोग्राम के अंदर, उनको रिक्वेस्ट भी की, लेकिन वो मसरूफ़ थे, जिस वजह से वो इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन पा रहे। लेकिन मैं मौक़िफ़ ज़रूर के इलेक्ट्रिक का बयान कर लूँ आपसे सवाल करने से पहले ज़रा, ताकि लोगों को पता चल जाए के इलेक्ट्रिक क्या कहती है। के इलेक्ट्रिक की तरफ से कहा गया है कि केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए अपने तार अब तक अंडरग्राउंड नहीं किए। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन की जानिब से तार अंडरग्राउंड करने का पहला मरहला जुलाई 2020 तक मुकम्मल हो जाना था, ये कहना है कि इलेक्ट्रिक का। और इंटरनेट टीवी केबल्स की वजह से शहर में बारिश के दौरान माजी में भी हलाकतें हुई। ये केबल्स आवाम के लिए बड़ा ख़तरा है, और केबल्स एसोसिएशन की जानिब से कमिश्नर कराची और दीगर हुक्काम को के इलेक्ट्रिक के पोल से अपने तार हटाने की यकीन दहानी करवाई गई थी, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। अब खालिद साहब, मसला ज़ाहिर बात है, कराची के अवाम सफ़र करते हैं, उनको और बहुत से मसाइल हैं। अब आजकल टेलीविज़न और अपने फेवरेट चैनल को देखना हर एक का राइट भी है, आप ये सर्विस प्रोवाइड भी बड़े अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन जो आर्गूमेंट है या मेन एतराज़ है के इलेक्ट्रिक का,
आपको क्यों लगता है कि वो जायज़ नहीं है? क्योंकि उन्होंने तो कहा है कि मुआहदा था जिसकी शायद पासदारी नहीं कर पा रहे आप। बहुत शुक्रिया मुनीब भाई, आपने हमारे इस के इलेक्ट्रिक के मसले को उजागर करने के लिए हम अपने प्रोग्राम में टाइम दिया। ऐसी बात नहीं है। पहली बात तो ये है कि हमारा के इलेक्ट्रिक से ऐसा कोई मुआहदा हुआ ही नहीं था कि हमने किसी टाइम मुद्दत पे जो है ना अपना टाइम पूरा करना था। देखिए जी, वो जो कह रहे हैं कि कोई ऐसा कोई एग्रीमेंट तय हुआ था, वो हमने एक सिंध हुकूमत को एक गुजारिश पेश की थी, जैसा लाहौर में, जैसा इस्लामाबाद CDA में कॉमन कॉरिडोर बनाया गया है, तो कराची के अंदर भी एक कॉमन कॉरिडोर होना चाहिए, जिस पर वज़ीर आला सिंध ने भी बड़ी मामनत की और केबल ऑपरेटर को सहूलत भी मुहैया की। और कमिश्नर कराची ने कई मीटिंग्स की, इसके बाद ये तय पाया कि कराची के अंदर एक कॉमन कॉरिडोर बनाना चाहिए, जिसकी अप्रूवल जो है पिछले साल नवंबर में दी गई। अच्छा, नवंबर के बाद जो है दिसंबर में कोई हडल्स आई, मेयर कराची की तरफ से इस पर एतराज़ात आए। उन्होंने एक इश्तहार जारी किया कि जी वो कि हमारे इदारे से अप्रूवल नहीं ली गई। जैसा कि मैंने कल कहा कि कराची एक ऐसा बदकिस्मत शहर है कि इस शहर को कोई 8 से 10 सिविक एजेंसियाँ देखती हैं। जैसे आपका लाहौर है, लाहौर में एक LDA है, LDA से कुछ चीज़ अप्रूव करो तो काम शुरू हो जाता है। मगर कराची में कहीं कंटोनमेंट बोर्ड है, कहीं KDA है, कहीं KMC है, कहीं DMC है, कहीं फैसल बेस है, मुख्तलिफ रोड जो है ना मुख्तलिफ सिविक एजेंसीज के पास हैं। तो सबसे अप्रूवल लेने में हमें टाइम लग गया। जैसे ही फाइनल जनवरी के अंदर हम इससे फारिग हुए, फेब के एंड तक, तो लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन की वजह से हम काम नहीं कर पाए। जो कि हमने जो मुकम्मल करना था वो मुआहदा हमारा के इलेक्ट्रिक के साथ नहीं था, हमारा मुआहदा सिंध हुकूमत और कमिश्नर कराची के साथ था। ठीक है जी। अच्छा, मैं अब थोड़ा पीछे जाता हूँ। जो पिछले साल जो अमवात हुई, जिसका ये हमारे सर जो इल्ज़ाम थोप रहे हैं के इलेक्ट्रिक वाले, हमने इन्हें कहा कि कोई भी टेक्निकल की टीम नेपरा अपने टेक्निकल कमेटी बना ले, क्योंकि हमारे वायर में कोई करंट नहीं होता। अच्छा। क्योंकि हम जो वायर प्रोवाइड करते हैं, जो हमारी वायर हमारे सिस्टम से निकलती है, पोल पे जाती है और उसी पोल से निकल के घरों तक जाती है। अगर हमारे वायरों में करंट होता तो लोगों को टीवी जल जाते या लोगों को करंट भी लगता। आपके घर में केबल भी आ रहा होगा, आप भी चेक कर लीजिएगा, ऐसा कोई करंट होता ही नहीं है, क्योंकि ऑप्टिक फाइबर में कोई करंट नहीं होता। सबको पता है ऑप्टिक फाइबर का मतलब है रोशनी का सफर। हम इस रोशनी के सफर के जरिए अपनी टेक्नोलॉजी पहुंचाते हैं। तो ये तो सरासर जो भुगतान लगाया है अपनी नाअहली छुपाने के लिए केबल ऑपरेटर को के ऊपर थोपने की कोशिश की कि हम जो है ना वो हम जो है ना इसके बरीज़िम्मा केबल ऑपरेटर्स हैं। पहली बात। दूसरी बात ये कि मुनीब भाई, ये जो सिर्फ कराची नहीं, पूरे कराची में जितनी भी पावर्स कंपनियां हैं, हेस्को, लेस्को, फेस्को, जितनी भी हैं, हम सब के पोल इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको तो हमसे कोई शिकायत नहीं है। कराची में तो साल में एक बार बरसात होती है, आपके लाहौर में तो हर हफ्ते बरसात हो रही होती है, और कराची से 4 गुना बरसात हो रही थी। वहाँ तो कोई मौत नहीं होती। मतलब कहीं ना कहीं फॉल्ट के इलेक्ट्रिक का अपना है, जो कि ऑपरेटर पे टालने की कोशिश की जा रही है। अच्छा खालिद भाई, थोड़ा सा अब लोगों के समझने के लिए, अब देखिए जो आपका कंज्यूमर है, जो आपका कस्टमर है, वो बेशक आपका आर्गुमेंट अपनी जगह दुरुस्त हो, लेकिन वो सफ़र भी कर रहा है, आप उसे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपको उस सर्विस फ़ी दे रहा है। आप एहतजाजन 2 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए कलामती हड़ताल करते हैं, उसमें वो सर्विसेज बंद हैं, उसको वो ये उसकी एग्नी या उसकी जो तकलीफ है ये कब तक जारी रहेगी? आपका मामला सुलझने के करीब है या अभी सिर्फ ये आप हड़ताल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मामला सुलझ नहीं रहा? जी हाँ सर, हड़ताल कौन अपनी खुशी से अपने कारोबार को बंद करता है? ये इकदाम जो है इंसान हालत मजबूरी में करता है। इसीलिए कल सबसे पहले मैंने अपने सार्फिन से माजरत की कि हम आपसे माजरत खाएँ, क्योंकि हमें ये इंतहा इकदाम उठाना पड़ रहा है, और वो भी सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। देखिए जी, अगर के इलेक्ट्रिक अगर मैं बंद नहीं कर रहा हूँ, के इलेक्ट्रिक मेरा मेन फाइबर काट देता है, तो बहुत से लाओं की सप्लाई मुनक़ता हो जाती है, वैसे भी सार्फिन की सहूलत ख़त्म हो जाती है। तो हम एक तरह से हम उनके हक़ के लिए भी लड़ रहे हैं और अपने हक़ के लिए भी लड़ रहे हैं, क्योंकि हम सार्फिन को जो है ना सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब देखें ना, के इलेक्ट्रिक का काम है लोगों के घर बिजली पहुँचाना, हमारा काम है लोगों के घर ज़राए ब्लॉग, एंटरटेनमेंट और मजहबी चैनल्स, जो जितनी भी जो की चीज़ें हैं उन लोगों के घरों तक पहुँचाते हैं। ठीक है, अगर कल हो गया, अगर कल को KMC ये कह दे के इलेक्ट्रिक को, जो कि इनका तनाज़ा चल भी रहा है कई सालों से कोर्ट के अंदर, कि जी आपके पोल मेरे ज़मीन पे लगे हुए हैं, मेरी ज़मीन खाली कर दें, ऐसा मुमकिन नहीं है इस तरह, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वायरलेस केबल तो है नहीं, वायर के ज़रिए हम केबल पहुँचा सकते हैं, और हमारे सिस्टम से निकलने से लेकर घरों तक ज़रिया पोल्स ही हैं, हम इस पोल के ज़रिए ही हम फाइबर पहुँचा सकते हैं। तो ये इनकी खालिद भाई गुजारिश ये है कि देखिए आप एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन क्या आपके एहतजाज का देखिए आप कुछ सोच समझ के ही कर रहे होंगे, लेकिन इसका कोई असर पड़ेगा के इलेक्ट्रिक पे? क्योंकि सफ़र जो कर रहा है
वो तो शायद आपका कंज्यूमर कर रहा है जो कि अपना टीवी चैनल देखना चाहता है, एंटरटेनमेंट देखना चाहता है। ये पीक आवर्स हैं जिनमें अब ये हड़ताल हो रही है। 2 घंटे का पहले टाइम था, आज गालिबन आप 3 घंटे आपने किया। तो वो मैं उस कंज्यूमर के हवाले से आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? कोई असर होगा के इलेक्ट्रिक पे या नहीं होगा? सर देखिए, असर तो हुआ है, क्योंकि हमने तो वफाकी हुकूमत को ये गुजारिश की थी। जाहिर है कि इलेक्ट्रिक जो है उनके कंट्रोल में आता है, सिंध हुकूमत का तो इसमें कोई अमल दखल नहीं, उनकी बात तो मानते भी नहीं है। अब समझ में नहीं आता, गवर्नर सिंध ने भी ये यकीन दहानी कराई थी, कमिश्नर कराची ने भी यकीन दहानी कराई थी। मुझे समझ में नहीं आता कि इलेक्ट्रिक वाले बात मानते किसके। इसलिए कल हमने उमर अयूब से भी दरख्वास्त की और हमने जनरल आसिम बाजवा से भी गुजारिश की, वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली साहब से भी हमने गुजारिश की। आज चेयरमैन पैमरा से भी मेरी कई बार बात हुई है, उन्होंने बड़ी कोशिश की है। नेपरा से बात की है, तो नेपरा के चेयरमैन ने भी वादा किया है कि इस मसले आते हैं। और कल जो है, आज हमारी कमिश्नर कराची से एक मुलाकात भी हुई थी, जिसमें जिस तरह आपके प्रोग्राम में ये के इलेक्ट्रिक वाले नहीं आए, तो उस मीटिंग में भी के इलेक्ट्रिक वाले नहीं आ पाए। वो उनकी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं वो लोग। मुझे लगता है अभी कॉल आई है थोड़ी देर पहले कि कल कमिश्नर कराची ने 12 बजे के इलेक्ट्रिक के लोगों को ही मदऊ किया और हमें भी मदऊ किया। ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि हो सकता है कल तक ये मसला हल हो जाए, तो उम्मीद कर सकते हैं अगर कल तक ये मसला हल ना हुआ तो इसका दायराकार हम बढ़ा भी सकते हैं। ज़ाहिर है एहतजाज का मेरा जमहूरी हक है एहतजाज करना, क्योंकि हम वफाकी इदारों से ही ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ज़ाहिर है कि इलेक्ट्रिक के ये कोई मालिक तो नहीं है, ये सरकारी इदारा था क्योंकि इनकी इंतजामी को दिया गया। अगर देखें लोड शेडिंग ये कर रहे हैं, कराची के अवाम को तंग तो हर तरीके से किया हुआ है। तो साथ साथ एक मीडिया का एक यूनिवर्सिटी चल रही है, इसको भी खत्म करना चाह रहे हैं। पता नहीं क्या इनके अज़ाइम क्या है। जाहिर है अगर हम पे ये लोग जो है ना वो कर रहे हैं तो इसका अफेक्ट ही आखिरकार मीडिया चैनल से होंगे ना एंड ऑफ द डे। बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। आपके सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लोग अपने घरों में बैठ के देखते हैं। बहुत शुक्रिया खालिद राई साहब आपका। हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी कल जो कमिश्नर का मुलाकात हो के इलेक्ट्रिक के साथ आपका ये मामला हल हो जाए, इसका कुछ सोल्यूशन निकल आए, क्योंकि आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कंज्यूमर आपसे सर्विस ले रहा है। सफ़र अगर हड़ताल होती है तो वो कंज्यूमर कर रहा है, आपका कस्टमर कर रहा है। उनकी जो ये सफरिंग है ऐसे हालात के अंदर जहाँ पर लोगों को और बहुत सी तकालीफ होती हैं, ये एक एडिड तकलीफ अगर आ जाए तो शायद ये काबिल बर्दाश्त नहीं होती। और ख़ास तौर पर इन पीक आवर्स में जब कोई अपना फेवरेट टेलीविज़न चैनल देखना चाहता है, कोई अपना फेवरेट प्रोग्राम देखना चाहता है, अगर उस वक्त केबल नहीं है या इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, तो यकीनी तौर पर आज के दौर में ये बड़ी तकलीफ दे बात होगी। आज का प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।